हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 2 के बारे में, दैट इज़ पीरियडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें अब तक हम पीरियडिक ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज के बारे में। तो चलिए थर्ड जो ट्रेंड है पीरियडिक ट्रेंड, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सो मेटालिक कैरेक्टर कौन से हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन से हैं, तो ये बात हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 26। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासीफाई देम इनटू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको पहला ही क्वेश्चन पूछा है, ये पीरियड जो है थर्ड पीरियड के एलिमेंट को देखना है और उसको आपको क्लासीफाई करना है मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, ऑन विच साइड्स ऑफ द पीरियड्स आर मेटल्स एंड लेफ्ट और राइट। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा है, ऑन विच साइड्स ऑफ द पीरियड डिड यू फाइंड द नॉन मेटल्स। सो चलिए देखते हैं। अब तो यहाँ पर बात हो रही थी थर्ड पीरियड के बारे में, दैट इज़ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इन मेटल्स का आपको यहाँ पर जिक्र हो गया था। थर्ड पीरियड में ये मेटल आ जाते हैं। पीरियड यानी कि हॉरिजेंटल अरेंजमेंट जो देखते हैं हम, हाँ, हॉरिजेंटल रोज जो है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ये बात हमें पता है। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो ये सारे एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट आते हैं थर्ड पीरियड में? सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो इस तरह से मेटल्स जो है, एलिमेंट जो है यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। अभी यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन जो था वो क्या पूछा था कि ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड देयर आर द मेटल्स, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। अभी थर्ड पीरियड तो हमने देखा कौन से एलिमेंट आते हैं, अभी उनको क्लासिफाई करना है आपको कौन से, इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अभी यहाँ पर जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा कि पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है सारे, तो यहाँ पर पी ब्लॉक में आपको दिखाई देती है ये जिगजैग लाइन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिगजैग लाइन यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये जिगजैग लाइन हमने देखा था कि अलोंग द जिगजैग लाइन जो है वो मेटलॉइड रहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को क्या रहते हैं, मेटल्स रहते हैं, एंड राइट हैंड साइड को सारे क्या रहते हैं, नॉन मेटल्स रहते हैं। अभी जिगजैग लाइन की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हो गई, तो ये हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये क्या होंगे, मेटल्स रहेंगे। और ये जो सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन किस में चला जाएगा, मेटलॉइड में चला जाएगा। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक पॉइंट पढ़ा था कि मेटलॉइड्स आर ऑलवेज अरेंज अलोंग द जिगजैग लाइन। अलोंग द जिगजैग लाइन यानी कि जिगजैग लाइन के बराबर इस पार्ट में ये सारे जो है वो मेटलॉइड्स है। तो यहाँ पर सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा ठीक है, सिलिकॉन के बाद आने वाले जो हैं ये फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये क्या हो गए, या फिर आर्गॉन, ये सारे जो हैं वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड को सारे जो है हमने देखा कि मेटल से, राइट हैंड साइड को नॉन मेटल से, और जो मेटलॉइड्स है दे आर अरेंज अलोंग द जिगजैग लाइन। अलोंग द जिगजैग लाइन हमें ये मेटलॉइड्स अरेंज दिखाई देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन की पोजीशन, सो सिलिकॉन इज द मेटलॉइड। बाकी के ये तीन जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन विच इज नॉन मेटल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें पूछा गया था हमें, ऑन विच साइड्स ऑफ द पीरियड्स देयर आर द मेटल्स, लेफ्ट और राइट। जो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, लेफ्ट साइड में क्या रहते हैं, मेटल्स रहते हैं। सभी अरेंजमेंट जो है वो मेटल्स की कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे जो है वो मेटल्स हैं। नेक्स्ट, ऑन विच साइड्स ऑफ द पीरियड डिड यू फाइंड द नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को रहते हैं, तो ये जो है वो सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं।
तो ये भी बात क्लियर हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। अभी यहाँ पर आपको दिया है, इट इज सीन दैट मेटालिक एलिमेंट्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट, जैसे हमने अभी देखा। द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स सच एज सल्फर क्लोरीन आर टुवर्ड्स द राइट। The metalloid element silicon lies in between these two types. metalloid जो है metal and non metal के बीच में जो रहते हैं along the zigzag line, हाँ, तो metalloid की अरेंजमेंट है, ये भी हमने देखा। A similar pattern is also observed in the other periods. सेम पैटर्न आपको दूसरे पीरियड्स में भी देखने को मिल सकता है। अभी तो ये बात हमने किसकी, थर्ड पीरियड की, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, 7 पीरियड्स है, तो सारे पीरियड्स में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। It is seen that the zigzag line separates the metals from the non-metal in the periodic table. तो ये बात हमने देखी। Elements appears to have arranged in a such a way that metals are on the left side of this line and non-metals on the right side of the right side. And the metalloids are along the border of this line. metalloid जो है वो border के along है, तो ये बात हमें नोटिस करनी है। बॉर्डर के अलोंग जो है वो सारे मेटलॉइड्स है। मेटल जो है कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। नॉन मेटल जो है वो राइट हैंड साइड में है। हाउ डिड दिस हैपन, अभी यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन पूछा है हमें कि ये किस तरह से हो चुका है या फिर किस तरह से, जैसे कि हमें पता है जो साइंटिस्ट हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी, तो उन्होंने क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त जो सारे एलिमेंट जो हैं वो एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस से अरेंज किए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ, तो इस वजह से ये अपने आप जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है वो बनता चला गया। 118 बॉक्सेस उन्होंने अरेंज किए थे, तो 118 बॉक्सेस जो है अब तक आप जानते हैं कि फिल हो चुके हैं। तो ये जो हम अगर अरेंजमेंट देखते हैं तो इस तरह से हमें यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो दिखाई देती है, दैट इज़ ये जिगजैग लाइन दिखाई देती है। लेफ़्ट की तरफ हमें सारे मेटल्स दिखाई देते हैं, राइट की तरफ नॉन मेटल्स दिखाई देते हैं, और अलोंग द जिगजैग लाइन हमें क्या मिलता है, मेटलॉइड्स की पोजीशन मिलती है। तो ये किस तरह से हो गया है या फिर क्या रीज़न क्या है उसका, तो ये बात हमें इस वीडियो में देखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लेट अस कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करते हैं। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कंपेयर करते हैं। इट इज सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूली ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड्स दैट द कैटायन in them is the form from the metal while anion from a non-metal। जैसे हमें पता है कैटायन जो है, कैटायन यानी कि क्या, पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम इज द मेटल, लेकिन सोडियम के ऊपर अगर चार्ज दिया जाए, यानी कि सोडियम के ऊपर अगर चार्ज होता है Na+, तो वो क्या हो गया, सोडियम का क्या हो गया, कैटायन हो गया, एंड इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो इस वजह से कैटायन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कैटायन बोलते हैं। ओके, सो फॉर्मूले में इन देम इज अ फॉर्म फ्रॉम द मेटल, उसके सारे जो है मेटल की टेंडेंस की क्या रहती है, बेसिकली वो कैटायन प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन मेटल जो है हमेशा याद रखिए वो एनायन प्रोड्यूस करते हैं। एनायन यानी कि क्या, निगेटिवली चार्ज आयन। From this, it is understood that metal atom have a tendency to form a cation by losing its valence electron। अभी कैटायन जो है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो किस तरह से तैयार होते हैं, जैसे हमने पिछली स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, हाँ, सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो किस लिए आता है, किस वजह से आता है, जैसे ही सोडियम उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है क्लोरीन को, तो वो क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से या फिर लूज करने की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सो कैटायन जो है वो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से बनते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। अभी आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है 2 मार्क के लिए, What is electropositivity, or explain the electropositivity of elements, और explain the concept of electropositivity of elements। तब यहाँ पर आपको ये बात मेंशन करनी है।
ऑन द अदर हैंड an atom of non-metal has the tendency to form an anion by accepting electron। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या रहती है, जैसे नॉन मेटल में क्लोरीन आता है। सो नॉन मेटल क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस वजह से उनके ऊपर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, निगेटिव आयन उनका बन जाता है, जैसे Cl- हमेशा हम लिखते हैं। तो इट फॉर्म्स अ निगेटिव चार्ज ऑन देम आउटसाइड। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड इनटू इट्स वैलेंस शेल। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आयंस हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस। जैसे हमने पिछली स्टैंडर्ड्स में भी देखा, जैसे नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वैसे ही आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल रहता है। हाउ इज़ द एबिलिटी टू लूज और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल डिटरमाइंड। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है कि ये एबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, हाँ इलेक्ट्रॉन एबिलिटी जो है एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की या फिर रिसीव करने की, तो ये किस पर डिपेंड है या फिर किस चीज़ पर हम कह सकते हैं डिपेंड है, हाँ किससे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम्स आर हेल्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम बाय द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो ये तो बात हमें पता है। अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है हर एक ऑर्बिट में रहते हैं। सो न्यूक्लियस जो है उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। न्यूक्लियस रहता है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन रहते हैं निगेटिवली चार्ज। सो पॉजिटिव और निगेटिव में क्या रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल लाइज इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। वैलेंस शेल यानी कि क्या, आउटर मोस्ट जो शेल रहती है, बाहर की जो शेल रहती है उसके और उसके अंदर की जो बाकी की शेल्स रहती है, तो उस बाहर की सबसे बाहर की जो शेल रहेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस जो है, ये जो न्यूक्लियस है, सपोज यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम का। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे आपको पता है दैट इज़ 2, 8 and 1। सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 है, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और थर्ड शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बता रहे हैं कि वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूक्लियस, उसके बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, दिखाई देता है आपको। तो ये डिस्टेंस क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी शेल जो है यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल लाई इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर शेल यानी कि कौन सी, आउटर मोस्ट शेल छोड़कर उसके बाद में आने वाले सब ये क्या है, दोनों इनर शेल है। तो इनर शेल्स के यहाँ पर इनर शेल्स में यहाँ पर सभी क्या दिखाई देते हैं आपको, इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। ये आउटर शेल में भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये क्या हो जाएगा, डोनेट किया जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 1 है। सो दे आर लाई बिटवीन valence shell and the nucleus. Because of their presence, the effective nuclear charge exerting an attractive force on the valence electron is somewhat less। यहाँ पर ये बात हमें नोट करनी है। इस वजह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस जो है वो फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहने वाला है उसके ऊपर ज़्यादा, मतलब एज़ कंपेयर टू इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उसके कंपैरिजन में उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं रहेगा। सो इस वजह से दस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज़ अ स्मॉल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैसे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कह रहे हैं कि मेटल्स में स्मॉल रहती है, दैट इज़ 1 to 3। जैसे हमने पढ़ा वैलेंसी के वक्त 1 to 3 तक ही जाते हैं, फिर 4, फिर बाद में फिर से डिक्रीज़ होता चला जाता है।
सो मेटल्स में क्या रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका नंबर जो है वो स्मॉल रहता है, ये चीज़ हमें नोट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया अल्सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ अ स्मॉल। न्यूक्लियर चार्ज जो है एक्सर्ट होता है न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो भी स्मॉल रहता है। एज कंबाइन इफेक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर, ये दोनों फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म्स द कैटायन। इस वजह से मेटल्स की टेंडेंसी बन जाती है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है यानी कि कैटायन जो है वो बनाते हैं। सो एंड हैव अ स्टेबल गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और आयंस का जैसे आपको पता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल नोबल गैसेस की तरह रहने वाला है। दिस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसे कहा जाता है और वो उसका मेटालिक कैरेक्टर है उस एलिमेंट का। तो यहाँ पर यही बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं डायग्राम के ज़रिए। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम का। सोडियम का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस जो है उनके बीच में ये सारे बहुत सारे ये दो शेल्स आपको दिखाई देते हैं। दो शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल के उनको अट्रैक्ट करेगा, इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो शेल है आउटर मोस्ट शेल इससे थोड़ी दूर है, इस वजह से क्या हो जाता है, इन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाते लगाते थोड़ा सा इस पर अगर फोर्स जो है वो लगते टाइम क्या हो जाएगा, वो फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स वो कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू दीज इलेक्ट्रॉन इट इज़ फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बहुत दूर पर है ये इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली क्या हो जाता है, लूज़ किया जा सकता है। मेटल की यही टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और उसका फिर कैटायन बन जाता है, दैट इज़ Na+ चार्ज आएगा उसका। Na+ यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल के क्या हो जाएगा, 2-8, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है तो लूजिंग की ये जो उसकी टेंडेंसी है उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। क्यों होता है इस वजह से, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि न्यूक्लियस जो है और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत है एज़ कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन जो है बाकी के इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा ऑब्वियसली, और जो वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ऑब्वियसली कम फोर्स अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। The periodic trend in the metallic character of element is clearly understood from their position is the modern periodic table। तो पीरियडिक ट्रेंड जो है अगर हमें समझ के लेना है तो ये किस पर से समझ में आएगा, अंडरस्टूड फ्रॉम देयर पोजीशंस इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में अगर हम देखते हैं मेटल की पोजीशन तो हमें ये बात पता चल जाती है मेटलिक कैरेक्टर्स जो है हर एलिमेंट्स के वो किस तरह से चेंज होते चले जाते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसिडर द मेटलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। किसी भी ग्रुप के हम मेटलिक कैरेक्टर हम कंसिडर करते हैं वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप। यहाँ पर आपको नोट करनी है चीज़, वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप न्यू शेल गेट्स एडेड। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में भी देखा न्यू शेल्स हमेशा हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं कौन से भी पीरियड है 1 to 18 जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में अरेंज किए हुए, तो उसमें क्या हो जाता है टॉप टू बॉटम आते वक्त शेल नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, शेल ऐड होती चली जाती है। ऑब्वियसली नई शेल ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा। सो रिजल्टिंग इन द इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस रिजल्ट इन लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की तरफ से जो चार्ज लगता है या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लगता है वो क्या हो जाता है,
कम होता चला जाता है एंड देयर बाय लोअरिंग द अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज इस वजह से उसके ऊपर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाता है। फोर्स कम हो गया, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है इफेक्टिव कम होता चला जाता है ऑन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। एटम की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब ये किस कंडीशन में रहेगा, जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में, तो हमने देखा कि शेल नंबर इंक्रीज़ होते चला जाता है। शेल नंबर इंक्रीज़ होता है, इस वजह से डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। और अगर डिस्टेंस उनका इंक्रीज़ होता चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो लो होता चला जाएगा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उसका लो होगा और इस वजह से जो टेंडेंसी है तो उस एलिमेंट्स की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की हो जाएगी, तो वो टेंडेंसी बढ़ जाती है, ऐसा हमने पढ़ा। अल्सो द पेनल्टीमेट शेल बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल। पेनल्टीमेट शेल यानी कि क्या, लास्ट बट वन। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में पेनल्टी, तो यहाँ पर अगर हमें देखना है डायग्राम में तो ये हो गई अपनी आउटर मोस्ट शेल, हाँ, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर की, जस्ट अंदर की जो शेल है लास्ट बट वन, हाँ, तो ये जो शेल है लास्ट शेल छोड़ के अंदर वाली शेल, तो उसको क्या कहा जाता है, पेनल्टीमेट शेल। उसको क्या कहा जाता है, पेनल्टीमेट शेल। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। पेनल्टीमेट शेल किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल जो रहती है उसकी जस्ट अंदर वाली जो शेल रहती है उसे क्या कहेंगे, लास्ट बट वन, उसको क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट शेल कहेंगे। तो वो क्या हो जाएगी, ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये पेनल्टीमेट शेल क्या बन जाएगी, आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी। ओके, सो द पेनल्टीमेट शेल इज़ द कंप्लीट ऑक्टेट। जैसे हमने देखा पेनल्टीमेट शेल में सारे ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट रहते हैं एंड देयरफॉर रिजल्टिंग द कैटायन हैज़ द स्पेशल स्टेबिलिटी। और इस वजह से जो कैटायन तैयार हो जाते हैं मेटल्स के, तो उसमें क्या हो जाता है, स्पेशल स्टेबिलिटी रहती है। एंड ड्यू टू दिस टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फर्दर द मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एन एटम इज इट्स अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। उन्होंने क्या कहा है, जो टेंडेंसी है एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो क्या बढ़ जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। और मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है एटम के, इज इट्स अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या है, टेंडेंसी है लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटल्स जो है उनको कहना है, सारे मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमेशा लूज करते हैं या फिर डोनेट करते हैं। अंडरस्टूड। कोई भी मेटल ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर चार्ज भी निगेटिव आएगा। मेटल्स की टेंडेंसी क्या रहती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की तरफ रहती है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इस वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको हम कैटायन कहते हैं। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज आयन तैयार करते हैं मेटल, और यही टेंडेंसी है उनको लूज इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ये जो है मेटल का कैरेक्टर है, सबसे स्पेशल कैरेक्टर हम कह सकते हैं। Therefore, the following trend is observed, that is metallic characters of elements increases while going down a group। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड यहाँ पर क्या दिखाई देता है, मेटालिक कैरेक्टर। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अभी ये देखते हैं, ये हो गया ग्रुप्स के बारे में। टॉप टू बॉटम आते वक्त हाँ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते चले जाते हैं। अभी पीरियड्स में क्या होता है वो देखेंगे। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। अभी पीरियड जो है हमने देखा मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड है, टोटल 7 पीरियड्स आर देयर। हाँ, सो उस 7 पीरियड्स में हम जब लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, द आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सेम। आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेम रहती है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा कि शेल नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं होता। जो हमने देखा कि पीरियड्स में शेल नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है, और उसी सेम शेल में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाते हैं सिर्फ। सो
ये बात हमें यहाँ पर नोटिस करनी है। पीरियड्स में जो है आउटर मोस्ट शेल जो है वो रिमेन्स द सेम, हाउएवर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग। पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस का इंक्रीज होता चला जाता है, वाइल द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। अभी उसका भी रीज़न हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होता चला जाता है, एंड दस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। और इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और ये टेंडेंसी बन जाती है एटम की कि वो क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। हाँ, तो विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखते हैं तो कौन से भी पीरियड में आप देखो तो वो जो है वो टेंडेंसी जो है एटम की क्या बन जाती हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते। सो अभी इसके लिए 2 फैक्टर्स जो हैं, दैट इज़ नेमली द इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियस। हाँ, ये 2 फैक्टर आपको हाईलाइट करने हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक क्या हो रहा है इस चीज़ में, लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। एज वी ग्रो फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट विद इन अ पीरियड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस वजह से न्यूक्लियस के ऊपर का जो इफेक्टिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होते चला जाता है। देयरफॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड विथ अ ग्रेटर एंड ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स। इस वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, ग्रेटर एंड ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा वो खिंच जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, या फिर न्यूक्लियस हम कह सकते पुल करता है उन्हें। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम कहेंगे, वो बढ़ गया है। इस वजह से वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज़्यादा रहता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम। इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। एंड ड्यू टू द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, और ऐसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त इंक्रीज होती जाती है पीरियड्स में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। आपको ये क्वेश्चन आ जाता है MCQ के लिए भी कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विद इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डैश, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। तो आपको यहाँ पर हमेशा लिखना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि एटम की टेंडेंसी नहीं रहती उस वक्त कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्योंकि शेल नंबर जो है वो तो सेम है और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसके बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है, और इस वजह से रेडियस जो है एटम का वो भी डिक्रीज होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। द एबिलिटी ऑफ एटम टू बिकम अ एनायन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग। जो एबिलिटी है एनायन तैयार करते हैं नॉन मेटल, जैसे हमने पढ़ा कि क्योंकि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम से लेने की कोशिश करते हैं उस वक्त, तो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो लूज तो नहीं करेंगे खुद के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं हाँ रहेंगे भी तो भी वो लूज नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग और रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एनी अदर एटम। सो इस वजह से ये एबिलिटी जो है एटम की टू बिकम एनायन तैयार हो जाती है, यानी कि निगेटिवली चार्ज आयन तैयार हो जाते हैं यहाँ पर। बाय एक्सेप्टिंग द आउटसाइड इलेक्ट्रॉन goes on increasing, and the tendency of an element to form anion or the electronegativity is the non-metallic character of the element। तो ये बात भी हमें नोटिस करनी है, ये जो टेंडेंसी है एलिमेंट की एनायंस तैयार करने की, यानी कि क्या निगेटिवली चार्ज आयंस तैयार करने की, हाँ कि या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है किसका, एलिमेंट का, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, ये एलिमेंट्स का
कुछ नॉन मेटल एलिमेंट्स का क्या है, ये कैरेक्टर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मीन्स दे आर नॉट रेडी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन दे ऑलवेज prefer to accept the electron or to receive the electron from the any other element। तो ये बात यहाँ पर हमें नोट करनी है। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट। नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स जो है एलिमेंट्स का वो किस तरह से बन जाता है, तो इसका कॉज हमने अभी देखा। When any element shows the tendency to accept or share electrons and forms a negative charge, they are said to be the electronegative। Non-metals are electronegative। हमें यहाँ पर यही लिखना है कि नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस वजह से आता है, क्योंकि एलिमेंट जो है वो टेंडेंसी दिखाता है किसकी, एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन वो क्या करता चला जाता है, एक्सेप्ट करता चला जाता है, और एक्सेप्ट करने की वजह से उनके ऊपर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो यही जो टेंडेंसी है उसको क्या बनाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो कैरेक्टर है उसमें ऐड होता चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ the expected trend in the variations of the non-metallic characters of elements from left to right in a period। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जैसे अभी हमने डिस्कस किया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है ऑब्वियसली क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको यहाँ पर लिखना है, इंक्रीज होते चले जाते हैं। What would be the expected trends in the variations of the non-metallic characters of elements down a group। ये ट्रेंड जो है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स उन्होंने पूछा है कि ग्रुप्स में क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली उसके उल्टा, मतलब पीरियड्स में अगर इंक्रीज हो रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का ट्रेंड, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का ट्रेंड जो है वो ग्रुप्स में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। ये आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। तो चलिए यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर में कुछ बातें दी है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वाइल गोइंग डाउनवर्ड इन एनी ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, वाइल देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। सेकेंड जो है बात बताइए, वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किसी भी लेफ्ट टू राइट पीरियड में हम चले जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, वाइल देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हाँ, लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स द हायर इज द रिएक्टिविटी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, मतलब जो एलिमेंट जितना सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कोई एलिमेंट है ऐसा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ज़्यादा उसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसमें ज़्यादा है, तो वो एलिमेंट जो है, ऐसे एलिमेंट्स क्या रहते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स उन्हें कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, यहाँ पर बहुत ही छोटा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो यहाँ पर दिया है ग्रेडेशंस इन द हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली हम किसे कहते हैं, द ग्रुप 17 कंटेन्स द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। ग्रुप 17 अभी देखते हैं यहाँ पर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो ये है, ये ग्रुप 17 टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप जो है हाँ अरेंज रहते हैं, जैसे हमें पता है टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ, सो यहाँ पर जो 17 नंबर का ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है, हैलोजन फैमिली कहते हैं हम उसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऐसे एलिमेंट जो हैं वो यहाँ पर अरेंज हैं। तो हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट 4 तो एलिमेंट्स के नाम आपको याद रहने चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्या है, ग्रुप नंबर 17, दैट इज़ हैलोजन फैमिली। तो यहाँ पर यही बताया है, ग्रुप नंबर 17 की बात हो रही है, दैट इज़ हैलोजन फैमिली। सो हैलोजन फैमिली में ग्रुप 17 कंटेन्स द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। All of them have the general formula that is X2। X2 यानी कि क्या, फ्लोरीन का F2, हाँ Cl2, Br2, I2 ऐसे। तो इस तरह से ये सबका जनरल फार्मूला है। हाँ, अ ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व्ड
इन देयर फिजिकल स्टेट, और उनके फिजिकल स्टेट अगर हम कंपेयर करें, सपोज फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है, ग्रेडेशन दिखाई देता है। ग्रेडेशन यानी कि क्या, सपोज फर्स्ट एलिमेंट रहेगा सॉलिड स्टेट में, दूसरा रहेगा लिक्विड में, तीसरा रहेगा गैसेस में। इस तरह से टॉप टू बॉटम आते वक्त आपको उसमें ग्रेडेशंस दिखाई देगा। सो ऑब्जर्व इन देयर फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप। दस फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों क्या है, दे आर गैसेस। दीज आर व्हाट, गैसेस। फ्लोरीन और क्लोरीन हमेशा गैसेस हैं, गैसेस कंडीशन में रहते हैं। नेक्स्ट जो है ब्रोमीन, जो है ब्रोमीन ऑलवेज इन द लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर एमसीक्यू के लिए बहुत बार बोर्ड के लिए क्वेश्चन आ जाता है, ब्रोमीन इज इन द डैश स्टेट। सो ब्रोमीन क्या है आपको लिखना है, दैट इज लिक्विड स्टेट में रहता है हमेशा ब्रोमीन। ओके, और आयोडीन, उसके बाद आने वाला जो आयोडीन है वो क्या रहता है, इज अ सॉलिड। आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में हमेशा रहता है। तो यहाँ पर हमें ग्रेडेशन दिखाई देता है, मतलब फर्स्ट जो दो एलिमेंट है फ्लोरीन एंड क्लोरीन वो क्या है, गैसेस है। गैस के बाद क्या आता है, लिक्विड आता है। आई थिंक कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और ब्रोमीन के बाद आने वाला जो आयोडीन है वो क्या है, वो सॉलिड स्टेट में है। इस तरह से हमें ये ग्रेडेशन जो है हैलोजन फैमिली में दिखाई देता है। तो चलिए, इस तरह से हमने अपने सेकेंड लेसन का जो कंटेंट है वो पूरा यहाँ पर किया है। हमने इस वीडियो में देखा कि पीरियडिक ट्रेंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। इसकी पिछले वीडियो में हमने एक पार्ट में वैलेंसी और दूसरे पार्ट में एटॉमिक साइज के बारे में जो पीरियडिक ट्रेंड ही है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो हर एक पार्ट में हम जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं हर एक पीरियडिक ट्रेंड के बारे में, तो इसमें हमने जाना कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का ट्रेंड जो है अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द ग्रुप किस तरह से है, तो ये हमने इस वीडियो में देखा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।